क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की सीरीज़ में हमने ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेटिक बेल्ट्स को अंडरस्टैंड किया, उनसे कनेक्टेड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन को देखा। हमने ग्लोबल लेवल पे ही स्टडी करते हुए कोपेन के सिस्टम को इंडिया पर सेटल किया, जो उसकी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थी। उसमें हमने देखा कैसे कोपेन ने टेम्परेचर को और प्रेसिपिटेशन को दोनों को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन। कोपेन ने मेगाथर्म, मीजोथर्म, ज़ेरोफाइटस, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म, हेकेस्ट्रोथर्म, इस तरह की टर्म्स को यूटिलाइज किया डिफरेंट लैटिट्यूडनल जोन की वेजिटेशन को दिखाने के लिए, जो कोपेन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया में आने वाले टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का एक एंड प्रोडक्ट है। हमने ट्रेवर्दा को स्टडी, हमने थॉर्नवेट को स्टडी किया, और थॉर्नवेट को स्टडी करते हुए हमने ये देखा कि कैसे थॉर्नवेट अलग था कोपेन से। थॉर्नवेट ने ये परिकल्पना दे दी कि प्रेसिपिटेशन का होना मात्र ही ये तय नहीं करता कि वेजिटेशन कैसी होगी, कितनी उस एरिया की वाटर नीड है और उस कंपैरेटिवली वाटर अवेलेबिलिटी कितनी हो रही है। प्रेसिपिटेशन अगर 100 सेंटीमीटर हो रहा है तो वहाँ पर वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बच कितना रहा, उपयोगी कितना है। तो उसने 5 ह्यूमिडिटी प्रोविंसेस बनाई और 6 टेम्परेचर प्रोविंसेस बनाई। उसने टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का एंड प्रोडक्ट वेजिटेशन को ना बना करके ह्यूमिडिटी को बनाया, कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी ही एक्चुअल कंडीशन है आगे वेजिटेशन की। आई बात समझ में? और उसने ये समझाया कि कैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस होता है वेजिटेशन में। टेम्परेचर एंड रेनफॉल से ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी किसी एरिया की इस बात पे निर्भर होती है कि कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके बाद कितना इवेपोरेशन हुआ, और उसके बाद जो बच रहा है आपके पास ये है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और उस पर डिपेंड होता है कि वहाँ पर किस लेवल की ह्यूमिडिटी होगी, कैसी वेजिटेशन होगी। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अभी हम स्टडी करेंगे ट्रेवर्दा को, और हमारी 3 मेन ग्लोबल एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस पूरी हो जाएंगी, कोपेन की, थॉर्नवेट की एंड ट्रेवर्दा की। इसके बाद रह जाएगी इंडिया के RL सिंह, और एक और है LD स्टैम्प, वो बहुत ही नॉर्मल है, आप कर सकते हैं, टेक्निकलिटीज उसमें नहीं, वो भी हम करा देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे इंडिया के डिफरेंट वेजिटेटिव रीजन्स की तरफ, उनसे जुड़ी हुई फॉरेस्ट, उनसे जुड़ी हुई फॉरेस्ट में ट्री की स्पीसीज, वहाँ की कंडीशंस एंड उससे कनेक्टेड वाइल्ड लाइफ, बहुत एक्सटेंसिव वे में डिस्कस करना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेवर्दा को। जब हम ट्रेवर्दा की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी क्लासिफिकेशन बड़े हद तक बेस्ड है कोपेन की क्लासिफिकेशन पर ही। इन्होंने कोपेन की क्लासिफिकेशन को ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया है, तो इन्होंने उसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। इनका मानना ये था कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन जो कोपेन ने कर दी है, इतनी सारी मल्टीपल क्लासिफिकेशन, इसकी नीड ही नहीं है। इसके अलावा सिंपल क्लासिफिकेशंस होनी चाहिए जो इन्होंने की है। बहुत सारी कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को इन्होंने क्लब करके कुछ मेजर क्लाइमेटिक डिविजन्स क्रिएट कर दी, जिसे एक रेक्टिफाइड वर्जन ऑफ द कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। और भारत के वेजिटेटिव रीजन्स को डिमार्केट करने के लिए ट्रेवर्दा की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन फॉलो होती है काफ़ी दूर तक, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उस बेसिस पर अगर हम समझे तो इनकी और कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको सिमिलर लगेगी, सिमिलर ही लगेगी। बस फर्क इतना ही आ जाता है कि ट्रेवर्दा ने कोपेन की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के कंपैरेटिवली थोड़े से टेम्परेचर रीजन्स को शिफ्ट किया है, जस्ट जहाँ पर कोपेन के द्वारा A एंड B लेटर को दर्शाने के लिए 22 डिग्री बियॉन्ड 22 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर रखा था, जहाँ पर कोपेन ने अपने कैपिटल लेटर A ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, B ज़ेरोफाइटिक क्लाइमेट को, C मीजोथर्मल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए,
एक 18 डिग्री सेल्सियस का बैरियर रखा था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही नहीं आएगा। फिर जहाँ पर कोपन के द्वारा अपने माइक्रोथर्मल एंड हेकिस्टोथर्मल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए, माइक्रोथर्मल के लिए उनके द्वारा -3 से 18 डिग्री सेल्सियस का रेंज रखा गया, हेकिस्टोथर्मल के लिए उनके द्वारा -3 और उससे नीचे का ही रेंज रखा गया। बस समर टेम्परेचर बोला कि 10 डिग्री से नीचे नीचे रहेगा। इन्होंने इस तरह की क्लासिफिकेशन, इस तरह के टेम्परेचर बैरियर में 0 डिग्री का ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया। इन्होंने माइक्रोथर्मल रीजन्स में -3 से 18 डिग्री के बजाय 0 डिग्री का सिंप्लीफिकेशन यूज़ किया। इन्होंने हेकिस्टोथर्म रीजन में 10 डिग्री से बिलो को 0 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से इन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दिया चीज़ों को, और उस बेसिस पर इन्होंने आपके सामने ये अपने क्लाइमेटिक रीजन्स रखे हैं। बाकी सारे लेटर्स एंड सारे कंसेप्ट्स लगभग ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ नेम का ही चेंज आ जाता है, और वो नेम का चेंज अभी हम क्लियर कर लेंगे और उसके बेसिस पे स्टडी हो जाएगी। इन्होंने भी कोपन की तरह टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन को फॉलो किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने भी वेजिटेशन को ही प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी पे वेजिटेशन ही रखा गया। तो अगर हम अब बात करें तो आपको किसी भी लेवल पर ट्रेवर्दा पढ़ना है तो कोपन तो पढ़ना ही होगा, वरना समझ नहीं आएगा। तो ट्रेवर्दा की क्लासिफिकेशन क्या बताती है कि ये भी एक तरह के अमेरिकन ही क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, अमेरिकन है। तो ये क्या बताते हैं, सबसे पहला फैक्टर इन्होंने क्या लिया, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर इन्होंने क्या लिया, प्रेसिपिटेशन। और इनका ये टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का भी एंड रिजल्ट क्या आया, वेजिटेशन। अब हम सीधे सीधे इनके लेटर्स को डिस्कस करते हैं, जिन लेटर्स के बेसिस पर इन्होंने डिफरेंट वेजिटेटिव और क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया के डिवाइड करने का काम किया है। वो कैसे हैं, सबसे पहला इनका लेटर है ए, और इनका लेटर ए कोपन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से अलग क्यों है। कोपन ने इस लेटर ए को मेगाथर्म बोला था, यानी कि कोपन ने इस पर्टिकुलर लेटर के लिए यूज़ किया था कंसेप्ट वेजिटेशन का, कि उस ट्रॉपिकल रीजन की वेजिटेशन का नेचर क्या रहेगा, मेगाथर्मल, हाई हीट को सस्टेन करेगी वो। तो इन्होंने इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज़ कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन है। तो जो कोपन के मेगाथर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इन्होंने उसको ही नाम रख लिया है, नाम है ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। तो सिंपली इन्होंने मेगाथर्म की जगह यहाँ पर नेम यूज़ किया ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, क्योंकि ये है ही यही ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। तो अब आपको नाम पढ़ते ही सारा क्लियर हो रहा है ना, मेगाथर्म में जाने के बाद उसकी कंडीशन समझने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल है मतलब कोई भी मंथ 18 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाएगा नहीं, एवरेज। अब जब मैं 18 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ तो आप नर्वस हो जाते होंगे कि ये 18 डिग्री सेल्सियस का कंसेप्ट कैसा आ रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है ना, तो ऐसा कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हम एवरेज मीन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं एक दिन का, पर डे का, उसके हिसाब से सिंपली ये कंसेप्ट बैठता है। और मीन टेम्परेचर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए एक डे का मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर चला जा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस, और उसी डे का मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर चला जा रहा है लगभग 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, मिनिमम एड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम का ऐड किया कितना हुआ, 12 प्लस 24, कितना रिजल्ट आया 36, और एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 18 डिग्री। तो ये मीन टेम्परेचर एक डे का है। ऐसे ही मीन टेम्परेचर पूरे मंथ का निकालिए, और फिर ऐसे ही मीन टेम्परेचर पूरे ईयर का निकालिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक डे के बेसिस पे हमने मीन टेम्परेचर निकाला, फिर पूरे मंथ के हिसाब से मैक्सिमम टेम्परेचर चलते चले जाएंगे, उनका एडिशन, फिर पूरे मंथ के हिसाब से मिनिमम टेम्परेचर चलते चले जाएंगे, उनका एडिशन, फिर उनका जो निकाला मिनिमम वालों का, फिर मैक्सिमम वालों का जो एवरेज निकाला, उनको ऐड करने के बाद उनका डिवीजन, तो ये निकला मंथ का मीन टेम्परेचर। ऐसे ही हर मंथ का निकालने के बाद साल का, एक साल का मीन टेम्परेचर निकलता है। क्लियर कहानी। तो इस तरह से मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से बिलो किसी मंथ का जाना ही नहीं।
हालांकि मिनिमम टेम्परेचर तो चला गया ना बेटा 12 डिग्री सेल्सियस, फिर आके बोलोगे कि सर ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ा था कि 11 डिग्री टेम्परेचर भी रात को हो जाता है, लोगों को ठंड लगने लग जाती है। तो बेटा मीन टेम्परेचर। आगे बढ़े तो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, सन की रेज वर्टिकली फॉल, हाई हीट, तो कौन सा जोन है? लगभग इक्वेटोरियल जोन है। साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इक्वेटोरियल रीजन में सन की वर्टिकल इंसोलेशन रिसीव होने की वजह से वार्म एयर एक्सपैंड होने के बाद ऊपर उठ रही है, तो वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ द वार्म एयर हो रही है। तो इक्वेटर के रीजन में क्या बन रहे हैं? कन्वेक्टिव सेल्स। इक्वेटर के रीजन में क्या बन रहे हैं? कन्वेक्टिव सेल्स। हवा ऊपर उठ रही है तो क्या क्रिएट हो रहा है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर है, कन्वेक्टिव सेल बन रहा है, तो ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म होगा, तो कंडेंसेशन होगी, तो रेनफॉल भी हाई होगा। तो इसकी वजह से ड्यू टू द ascendancy of the wind, due to the ascent of the air, there is high level condensation, and due to the high level condensation there is a high level cloud formation. Due to the high level cloud formation there is a high level of rainfall, and due to that high level of rainfall there is a high level of humidity. There is high heat and high humidity. और हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी ऑलवेज किस चीज को सपोर्ट करती है? ऑलवेज सपोर्ट करती है लग्जूरियस वेजिटेटिव ग्रोथ को। तो यहाँ पर क्या होंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, क्योंकि वैरायटी ऑफ द स्पीसीज ही इतनी ज्यादा होंगी ट्रीज की कि कोई भी पेड़ एक समय में पत्ते गिरा रहा है तो उसके साथ इतने सारे पेड़ दूसरे हैं जिनका उस समय में पत्ते गिर ही नहीं रहे। तो ऑल इन ऑल एक एवरेज लुक जो आएगी पूरे फॉरेस्ट की वो ग्रीन कारपेट की तरह आएगी। ओके, और हरा ही दिखेगा। तो हाई हीट रहती है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहेगा। ह्यूमिडिटी का लेवल लगभग अबव 75% रहेगा। ह्यूमिडिटी का लेवल अबव 75% रहेगा। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल अराउंड 250 सेंटीमीटर्स एंड अबव रहेगी। क्लियर है कहानी? ये सारा इस पर्टिकुलर रीजन में होगा। किसी को कोई टेंशन, कोई डाउट? आगे बढ़े। जब हम ट्रॉपिकल रीजन से आगे बढ़ करके आ रहे हैं तो सेकंड रीजन इनके द्वारा कौन सा यूज किया गया है? सेकंड रीजन इनके द्वारा टेम्परेचर प्रोविंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेम्परेचर प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग कोपन ने भी यही रीजन बताए थे, ए सी डी ई। ए मेगाथर्म था, सी मेसोथर्म था, डी माइक्रोथर्म था, ई हेकिस्टोथर्म था। जो बीच में बी बताया था वो टेम्परेचर नहीं प्रेसिपिटेशन के दम पे बताया था। लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर बेसिस डिवीजन देख रहे हैं तो बीच में से ये बी वाला ज़ेरोफाइटस अभी निकल जाएगा हमारा। जो कोपेन का ज़ेरोफाइटस था बी, वो यहाँ से आप एलिमिनेट करो तो यहाँ पे बी क्या होगा? यहाँ पर जो बी ट्रेवर्दा का है वो टेम्परेचर के बेसिस पे ही माना जाएगा। और ये है, इसको कोपन ट्रेवर्दा डिनोट करता है ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट की क्या कंडीशंस होंगी? सिंपल सा एस्पेक्ट है कि टेम्परेचर यहाँ पर हाई रहेगा, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन यहाँ पर कम रहेगी। अब रेनफॉल की अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो ट्रीज जो पाए जाएंगे वो किस क्लास के पाए जाएंगे? ज़ेरोफाइटस, जिनकी रूट्स काफ़ी डीप चली जाएंगी सॉइल में पानी की तलाश में, जिनकी लीव्स काफ़ी थिक होंगी एंड वैक्सी होंगी, जिनकी लीव्स, जो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी लीव्स काफ़ी स्मॉल एंड राउंडेड होंगी। और जहाँ पर ट्रीज जो मिलेंगे वो किस तरह के मिलेंगे? इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह, और वो मैं अभी समझाऊंगा। ओके, उसके बाद सी अगर हम बात करें तो कोपेन का सी कौन सा था? मेसोथर्मल। इनका भी सी कौन सा है? मेसोथर्मल। और मेसोथर्मल की अगर हम बात करें तो हम कहाँ आ गए हैं? अगर 0 से 10 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट था
10 डिग्री से लेकर के ऑलमोस्ट 28 डिग्री के बीच में ड्राई क्लाइमेटिक रीजन अगर मिल रहा है आपको, और वो भी खास तौर पर वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में, तो 25 से या 28 से ऑलमोस्ट 60 डिग्री 66 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लैटिट्यूड्स के बीच में आपको ये मीजोथर्मल बेल्ट देखने को मिल जाएगी। आई बात समझ में? और ये मीजोथर्मल बेल्ट पे बहुत सारे इम्पैक्ट आएंगे। कॉन्टिनेंटलिटी का इम्पैक्ट आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का इम्पैक्ट आ जाएगा, ये वेस्टर्लीज के बेल्ट में है या नहीं है उस चीज़ का इम्पैक्ट आ जाएगा, प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग का इम्पैक्ट आ जाएगा, बहुत सारी कंडीशंस का इम्पैक्ट आएगा। बस आप इतना समझ लीजिएगा कि ये आपको मिड लैटिट्यूड जोन में मिलेगा, ये आपको टेम्परेट जोन में मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ना टॉरिड जोन है इंटरट्रॉपिक्स वाला, यहाँ पर ना फ्रिजिड जोन है आर्कटिक सर्कल से लेके पोलर के बीच में, यहाँ पर टेम्परेट जोन है जहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन है। ओके, और इस रीजन को अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड और लगभग 30 डिग्री के क्लोज देख रहे हैं तो इसको आप सब ट्रॉपिक्स भी कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट मिड लैटिट्यूड इस तरह से ये काउंट होगा। ओके, आगे बात समझ में? अब हम क्या होते चले जा रहे हैं, इक्वेटर से दूर जाते चले जा रहे हैं। इक्वेटर से दूर जाने की वजह से इंसोलेशन की जो रिसेप्शन हो रही है वो रिड्यूस होती चली जा रही है। पहला बात कि अर्थ की स्फेरिसिटी की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है, रेज जो फॉल कर रही हैं स्लांटेड एंड ऑब्लिक कर रही हैं, एटमॉस्फेयर की थिक लेयर को ज़्यादा ट्रैवर्स करना पड़ रहा है और उन्हीं रेडिएशंस को ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जा रही है। ये सारे फैक्टर की वजह से टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाएगा और इसलिए ये मीजोथर्मल बेल्ट है, ऐसी ही वेजिटेशन होगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास डी क्लाइमेट आ जाता है, और ये डी क्लाइमेट कौन सा है? माइक्रोथर्म। और क्या चेंज इंड्यूस किया है ट्रेवर्दा ने? मीजोथर्म कौन सा था? ह्यूमिड मीजोथर्म, और माइक्रोथर्म भी क्या है? ह्यूमिड माइक्रोथर्म। तो कोपन और ट्रेवर्दा का डिफरेंस समझ आ गया? कोपन सी क्लाइमेट को क्या कहता था? मीजोथर्म। ट्रेवर्दा सी क्लाइमेट को क्या कहता है? ह्यूमिड मीजोथर्मल क्लाइमेट। कोपन क्या कहता था डी क्लाइमेट को? ह्यूमिड माइक्रोथर्म। और ट्रेवर्दा क्या कहता है? कोपन कहता था माइक्रोथर्म और ट्रेवर्दा क्या कहता है? ह्यूमिड माइक्रोथर्मल क्लाइमेट। साथ के साथ डिफरेंस समझ आ रहा है? कोपन ने ए क्लाइमेट को बोला मेगाथर्म, लेकिन ट्रेवर्दा ने बोला ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। कोपन ने बी क्लाइमेट को बोला ड्राई क्लाइमेट और ट्रेवर्दा ने भी बी क्लाइमेट को बोला ड्राई क्लाइमेट, जबकि कोपन ने इसका नाम यूज किया था ज़ेरोफाइटस। ओके, और इसका नाम ट्रेवर्दा क्या कह रहा है एग्जैक्टली? ड्राई क्लाइमेट। कोपन ने सी क्लाइमेट को क्या कहा था? मीजोथर्म। और ट्रेवर्दा ने क्या कहा है? मीजोथर्मल क्लाइमेट। कोपन ने डी क्लाइमेट को क्या कहा था? और ट्रेवर्दा क्या कह रहा है? कोपन ने ई क्लाइमेट को क्या कहा था? चुप, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ। कोपन ने ई क्लाइमेट को क्या कहा था? लेक्चर 2 नहीं सुना था तो ये वाला लेक्चर सुनिए पूरी प्रेजेंस के साथ, वरना कल आप ये कहेंगे सर ये वाला लेक्चर भी नहीं सुना था। ई क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट होगा? हेकिस्टोथर्म कॉपर का। लेकिन इनका कौन सा होगा? ये इसको ये कहेंगे बोरियल क्लाइमेट। कौन सा? बोरियल। बोरियल कौन से क्लाइमेट माने गए हैं? जहां पर बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल का मतलब नॉर्दर्न फॉरेस्ट, और आप कहां पहुंच रहे हैं? 66 डिग्री आर्कटिक सर्कल के क्लोज। तो लगभग 55 डिग्री लैटिट्यूड से 66 डिग्री लैटिट्यूड्स को आप कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट इस तरह के मिल जाएंगे। ये बोरियल रीजन है। बोरियल का मतलब नॉर्दर्न फॉरेस्ट रीजन। ओके, ये फर्क आ गया कोपन का और ट्रेवर्दा का। ई क्लाइमेट, एफ क्लाइमेट। तो क्या किसी तरह का कोपन की क्लासिफिकेशन में कोई एफ क्लाइमेट था? नहीं था। एफ को तो परमानेंटली फ्रोजन के तौर पर उन्होंने यूज किया था, और वो यूज हो रहा था ई के साथ। ई के साथ 2 लेटर यूज हुए थे, एक ई टी माने टुंड्रा और एक ई एफ माने परमानेंटली फ्रोजन।
लेकिन यहाँ पर अगर आप एफ की बात करें तो एफ एक प्रॉपर क्लाइमेट के तौर पे इन्होंने रखा है, और ये है पोलर क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ पोलर क्लाइमेट। इस तरह के क्लाइमेटिक जोन्स आपको दिए हैं किसने? ट्रेवर्दा ने, ये अमेरिकन है। कोपन ने जो क्लासिफिकेशन दी है वो एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट की कैपेसिटी में दी है, वो रशियन बॉर्न थे। लैंग्वेज मोस्टली यूज हुई है रशियन, तो लेटर्स भी वहीं से यूज हो रहे हैं। ये सारा फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? बोरियल क्लाइमेट में फिर भी आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ट्रीज मिल जाएंगे, काफ़ी हाइट के ट्रीज मिल जाएंगे, स्प्रूस मिल जाएंगे, पाइन मिल जाएंगे, फर मिल जाएंगे, इस तरह के ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, जूनिपर्स मिल जाएंगे। लेकिन पोलर क्लाइमेट के दौरान जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी मॉसेस एंड लिचन्स। यहाँ पर आपको ट्री ग्रोथ देखने को उस लेवल पे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हर क्लाइमेटिक जोन के साथ उसकी वेजिटेशन भी रिप्रेजेंट हो रही है। इसके अलावा ट्रेवर्दा ने बात की एक एच क्लाइमेट की। एच क्लाइमेट की बात करें तो कोपन ने भी कहा था ऐसे माउंटेन क्लाइमेट, और अगर हम इसकी बात करें एच क्लाइमेट की तो ये है हाईलैंड क्लाइमेट। ओके, कौन सा क्लाइमेट है? हाईलैंड क्लाइमेट। तो अगर हम इस बेसिस पर अब यह जानना चाहें कि इंडिया में कौन सा क्लाइमेट मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेवर्दा, तो इंडिया में क्लाइमेट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेवर्दा ए बी सी एंड एच। तो ए बी सी एच ये क्लाइमेट आपको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। आई बात समझ में? और एच में हाईलैंड में ही बोरियल और पोलर फील हो जाएगा। मतलब आपकी कंट्री में जो आपको बोरियल और पोलर वेजिटेशन मिल रही है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से नहीं मिल रही है, वो एल्टीट्यूड की वजह से मिल रही है, तो वो एच हाईलैंड क्लाइमेट में कंसिडर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस कंसेप्ट को समझना जरूरी था। तो इस तरह के 4 क्लाइमेट ट्रेवर्दा के द्वारा जो बताए गए हैं वो भारत में भी मिल रहे हैं। अब हम पर्टिकुलरली क्लाइमेट फाइंड आउट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम डिफरेंट क्लाइमेट्स जो ट्रेवर्दा के हैं उन्हें बोर्ड पे लिख देते हैं, उन्हें स्टडी कर देते हैं और मैप पे भी आपको दिखा देते हैं कि आपको क्लैरिटी हो जाए, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। उसके पहले आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो स्मॉल लेटर्स जो कॉपन ने यूज़ किए थे वो स्मॉल लेटर ये भी यूज़ करेंगे। सबसे पहला तो लेटर यूज़ हो जाएगा स्मॉल एफ। ये क्या था? फ्यूज्ड, माने रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर। सेकेंड एस्पेक्ट था एस, स्मॉल एस, माने समर ड्राई, समर ड्राई। दूसरा क्या था? डब्ल्यू, माने विंटर ड्राई। अगला क्या था? स्मॉल एम, माने मॉनसून। ये क्लियर हुआ? फिर 2 वर्ड और मिले थे स्मॉल में, एक स्मॉल एच माने की हॉट, एक स्मॉल एम माने की कोल्ड। ओके, जब हम कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में हमें 2 कैपिटल लेटर्स मिले थे प्रॉपर। एक एस मिला था जिसका मतलब था सेमी एरिड, सेमी एरिड माने की स्टेपे, और एक मिला था डब्ल्यू कैपिटल माने की वेस्ट, माने की डेजर्ट। तो हमें ये 2 स्मॉल लेटर्स और ये 2 कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज करने की जरूरत पड़ती है? बी क्लाइमेट के साथ, जो कि कौन सा क्लाइमेट है? ड्राई क्लाइमेट। और इस ड्राई क्लाइमेट के साथ अगर हम इसे यूज करें तो कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे पहला लेटर कैपिटल बी, तो वो आपने लिख लिया है। दूसरा लेटर आप लिखने का काम करेंगे कैपिटल लेटर एस, मतलब कि सेमी एरिड है, ड्राई तो है लेकिन सेमी एरिड है। फिर आप ये बताना चाहेंगे, जब आपने सेमी एरिड बता दिया मतलब आपने पहला लिया बी, मतलब आपने बताया कि क्लाइमेट ड्राई है। दूसरा आपने लिया एस, आपने बताया कि ड्राइनेस किस लेवल की है, बहुत एरिड है या सेमी एरिड है, वर्षा बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल ही कम है या वर्षा है। उस बेसिस पर अब आप 2 चीज़ें फिर देखना चाहेंगे कि रीजन कोल्ड है या रीजन हॉट है। तो उसके लिए आपने अगर स्मॉल एच लगाया है तो रीजन हॉट है। सेम कंडीशन क्रिएट हो सकती है बी
सेम कंडीशन क्रिएट हो सकती है बी एस और स्मॉल के, तो रीजन कोल्ड है। तो एक सेट है, ये बन गया। एक सेट और बना लीजिए, बी क्लियर वेस्ट है, प्रॉपर डेजर्ट है, और कौन सा रीजन है, हॉट। और दूसरा बी वेस्ट है और कौन सा रीजन है, कोल्ड। तो एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया और एक सेट ये बन गया। ये क्या हो गया, ड्राई क्लाइमेट है ना। तो ये सेमी एरिड हॉट रीजन है, सेमी एरिड हॉट रीजन। ये सेमी एरिड कोल्ड रीजन है, ये हॉट डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो ये लेटर हमारे यहाँ पर यूज हो गए बी वाले, और ये दोनों इस तरह से कंज्यूम हो गए। ओके चलिए आपके इंडिया के क्लाइमेट में एक लेटर यूज होगा स्मॉल लेटर ए, और इस स्मॉल लेटर ए की खासियत ये है कि इसका मतलब ये है